जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन दिशोम गुरु को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया। आदिवासी समाज, गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था और 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए धान काटो आंदोलन चलाया तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के माध्यम से अलग झारखंड राज्य की मांग को एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया। अपने जीवनकाल में उन्होंने आदिवासियों को महाजनी प्रथा से मुक्ति दिलाने, नशे के खिलाफ अभियान चलाने, सभी धर्मों को एकजुट करने, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के प्रसार जैसे 5 महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य किए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने, संगठित करने और उनके हकों की रक्षा करने की अद्भुत क्षमता के कारण वे जनता के बीच गुरुजी और दिशोम गुरु, देश के गुरु के नाम से लोकप्रिय हुए। पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जेएमएम के पूर्व विधायक निजामुद्दीन और कोयला व बालू माफिया ने मिलकर झारखंड में ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिराने की बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची और धनबाद के होटलों से रची गई इस साजिश के तहत शिवनाथ ट्रैवल्स की बसों के जरिए छत्तीसगढ़ से लगभग 100 करोड़ रुपये का कैश झारखंड भेजा गया और पैसों के लिफाफे मनोज मंडल नामक व्यक्ति के जरिए पहुंचाए गए। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर मुकदमे की मांग करते हुए कांग्रेस और जेएमएम को तत्काल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) गठबंधन से बाहर निकलने की सलाह दी है। रांची के जेएससी स्टेडियम में झारखंड प्रीमियर लीग (जेपीएल) के फाइनल T20 मैच के दौरान मची भगदड़ में कई दर्शक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत राज अस्पताल, सदर अस्पताल और पारस HEC में भर्ती कराया गया। राज अस्पताल के डॉक्टरों और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की टीम द्वारा सभी घायलों को त्वरित प्राथमिक उपचार व आवश्यक चिकित्सकीय जांचें प्रदान की गईं और वर्तमान में सभी मरीज खतरे से बाहर हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन को सक्रिय करते हुए एम्बुलेंस रवाना की और घायलों के समुचित व बेहतर इलाज के लिए लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में प्रशासनिक लेत-लतीफी और टेंडर प्रक्रिया में 2 दावेदारों के बीच पेच टाइक फंसने के कारण पिछले 8 साल से जन औषधि केंद्र शुरू नहीं हो सका है। इस केंद्र के न खुलने से गरीब मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं, जबकि केंद्र चालू होने पर उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं 60 से 80% तक सस्ती मिल सकती हैं। वर्तमान में जिले के सिर्फ सदर अस्पताल में ही जन औषधि केंद्र संचालित है तथा MGM अस्पताल के अधीक्षक ने मुख्यालय से हरी झंडी मिलते ही नई बिल्डिंग में इसे जल्द शुरू करने की बात कही है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गॉडफेम इन्वेस्टमेंट कंपनी के मामले में राज्य सरकार को धनबाद के 5 बालू घाटों की बोली राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकार की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार कंपनी से मोटी रकम वसूलने के बाद उसे माइनिंग करने से रोक नहीं सकती और अपनी नीतिगत गलतियों का खामियाजा पट्टाधारी पर नहीं मढ़ सकती। यह विवाद 2011 का है, जब कंपनी ने 3 साल के लिए खनन अधिकार जीता था, लेकिन जून 2012 में सरकार द्वारा अचानक पर्यावरण क्लियरेंस की नई शर्त थोपने और ट्रांजिट चालान रोकने के कारण कंपनी ने अक्टूबर 2012 में घाट सरेंडर कर दिए थे। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के प्रबंधन और संचालन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को अधिनियम की धारा 32 के तहत एक विस्तृत योजना पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि मंदिर परिसर की 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूर्व के आदेशों का पूरी तरह पालन हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में जताई गई चिंताओं और एक गार्ड की हत्या जैसी घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है। बोकारो की 18 वर्षीय लापता युवती के मामले में केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFA कोलकाता की विशेष रिपोर्ट मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश की गई, जिसका कोर्ट ने अवलोकन किया है। इससे पहले जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने बरामद नरकंकाल का समय पर DNA व फॉरेंसिक परीक्षण न होने तथा जांच में देरी को लेकर राज्य के तत्कालीन DGP और जांच एजेंसियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई थी। राज्य सरकार के जवाबों से असंतुष्ट कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ऐसी संवेदनशील वैज्ञानिक जांच में देरी नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की गई है। जमशेदपुर के आदित्यपुर में आयोजित डॉक्टर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। चंपाई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे के सपने को पूरा किया है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में महापौर संजय सरदार सहित उपस्थित अन्य वक्ताओं ने विभाजन के समय पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में डॉक्टर मुखर्जी के ऐतिहासिक योगदान को याद किया और कार्यकर्ताओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। झारखंड में बेटियों को बचाने और अवैध रूप से भ्रूण का लिंग निर्धारण करने वाले केंद्रों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामकुम में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। नए नियमों के तहत अब एक डॉक्टर अधिकतम 2 ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे सकेगा और इसका उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य में नियमों के उल्लंघन और अनियमितता बरतने पर अब तक 30 अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि एक केंद्र को सील और एक के खिलाफ न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। अवैध लिंग जांच करने वाले गिरोह या डॉक्टरों को पकड़वाने के लिए मुखबिर डिकॉय योजना के तहत 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की गई है, जिसकी गोपनीय सूचना हेल्पलाइन नंबर 104 पर दी जा सकती है। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत इच्छुक यात्री आधिकारिक वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के माध्यम से 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के लिए मशीन पठनीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट 31 दिसंबर 2027 तक वैध नवीनतम फोटो, बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक और पते का प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। आवेदनों की छंटनी के बाद जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में डिजिटल लॉटरी प्रक्रिया होगी, जिसमें चयनित यात्रियों को 10 अगस्त 2026 तक अग्रिम राशि के रूप में 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के अनुसार इस निर्धारित समय सीमा के बाद तिथि का विस्तार नहीं किया जाएगा तथा सीट निरस्त कैंसिल कराने पर नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने देवघर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा और केवल 5 श्रेणियों एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और गैर भारतीय के नाम ही हटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 30 जून से बीएलओ घर घर जाकर हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे तथा पूर्व की सूची से मतदाताओं की मैपिंग सुनिश्चित करेंगे और इस चरण के दौरान मतदाताओं से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। संथाल परगना प्रमंडल के दौरे के दौरान उन्होंने मधुपुर में बीएलओ और सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के पहले दारोगा बैच बहाली वर्ष 2012 ने अपने सेवाकाल के 14 वर्ष पूरे होने पर बोकारो के हंस परिसर में 14वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत शहीद पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि देकर की गई। समारोह में उपस्थित विभिन्न जिलों के इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों ने कर्तव्य पथ पर समझौता न करने तथा देश व समाज की सुरक्षा के लिए निरंतर समर्पित रहने का संकल्प दोहराया। इस दौरान वक्ताओं ने वर्ष 2008 से शुरू हुई इस पहली बहाली व प्रशिक्षण के इतिहास को याद किया तथा नक्सली हमलों व कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले अपने साथी अधिकारियों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। गिरिडीह नगर निगम के नए नगर आयुक्त विजय सिंह बिरू मंगलवार सुबह अचानक हाफ पैंट और हवाई चप्पल पहने मॉर्निंग वॉक करते हुए सीधे निगम कार्यालय के मुख्य गेट की सीढ़ियों पर जा बैठे। उनके इस औचक निरीक्षण से कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई, जहां उन्होंने करीब 2 घंटे तक सीढ़ियों पर ही बैठकर कर्मियों के हाजिरी रजिस्टर की जांच की और बिना ड्रेस आए कर्मियों को फटकार लगाए। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने महिला कर्मियों को झाड़ू लगाने का सही तरीका बताया तथा आम लोगों की समस्याएं सुनकर त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। पलामू के प्रतिष्ठित गिरिवा +2 उच्च विद्यालय के रसायन शास्त्र के शिक्षक संदीप जायसवाल पर बिना हाजिरी परीक्षा दिलाने के नाम पर 10,000 रुपये तथा एडमिशन फॉर्म व कागजात जमा करने के एवज में अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। छात्रों का दावा है कि शिक्षक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को रिश्वत देने की बात भी स्वीकार की थी। हालांकि आरोपी शिक्षक ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है। मामले पर पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं तथा डीईओ ने प्रारंभिक जांच के आधार पर शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र चार्जशीट तैयार करने की बात कही है। पलामू के रामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह के परिजनों ने पुलिस रिमांड 22 जून के दौरान उस पर बेरहमी से कस्टोडियल टॉर्चर करने और शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाने का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल MMCH की मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटों की पुष्टि हुई है, जिसके खिलाफ वे मानवाधिकार आयोग और झारखंड हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर सदर डीएसपी राजेश यादव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताते हुए कहा है कि मामले को कमजोर करने के उद्देश्य से यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
झारखंड के चाईबासा के सदर बाजार में एक ठग ने खुद को महिला के पति का दोस्त बताकर दिनदहाड़े 15,000 रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मंझारी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला शांति आल्डा कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालकर बैठी थी, तभी लाल बाइक सवार युवक ने भाषा में बात कर उसका भरोसा जीत लिया। आरोपी ने खुले पैसों की जरूरत बताकर महिला से 15,000 रुपये लिए और फिर बाइक से घर छोड़ने का बहाना बनाकर पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसकी शिकायत सदर थाने में दर्ज कराई गई है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विशेष विमान से एक दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका वार्ता के तुरंत बाद हो रहा ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हुए समझौता ज्ञापन को पूरी तरह लागू कर पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता लाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी है कि यदि ईरान शुरुआती शांति समझौते के तहत किए गए वादों और शर्तों का पालन नहीं करता है तो अमेरिका सख्त जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। स्विट्जरलैंड के बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की टिप्पणी से तनाव बढ़ा और ईरानी अधिकारी कुछ समय के लिए वॉकआउट भी कर गए थे। विवादों के बावजूद दोनों देश 60 दिनों के रोडमैप के साथ स्थायी समझौते की ओर बढ़ने पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने आर्थिक राहत देते हुए ईरान को 21 अगस्त तक तेल निर्यात और प्रतिबंधों में छूट प्रदान की है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाने और सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से घबराया पाकिस्तान अब सिंधु नदी पर अपना ऐतिहासिक अधिकार जताने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का सहारा ले रहा है। खुद को सिंधु नदी का असली मालिक साबित करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत पाकिस्तान ने जून 2025 में अचानक मोहनजोदड़ो में नए सिरे से खुदाई शुरू कर दी, जिसे 1965 के बाद से लगभग अछूता छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने तर्क दिया है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में होने के कारण वही सिंधु नदी का असली संरक्षक है, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पानी के मुद्दे पर भारत को युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार अब मोहम्मद बिन कासिम के पुराने इस्लामिक इतिहास के नैरेटिव को पीछे छोड़कर तक्षशिला और गांधार जैसी इस्लाम पूर्व बौद्ध व हिंदू विरासतों को अपनी नई पहचान के रूप में चमकाने में जुटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में अभिनेता ममूटी, क्रिकेटर रोहित शर्मा और गायिका अलका याग्निक समेत 65 हस्तियों को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस भव्य समारोह में 2 पद्म विभूषण पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस व पत्रकार पी नारायणन, 7 पद्म भूषण दिवंगत शिबू सोरेन व विजय अमृतराज सहित तथा हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया समेत 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे नागालैंड के लोक कलाकार गुरु सांग्युसांग पोंगेना और बस्तर की समाज सेविका बुधरी ताती ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जबकि अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से नवाजा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की जारी चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें राष्ट्रपति कार्यालय ने साझा की हैं। पद्म पुरस्कार समारोह के ठीक बाद हुई यह अहम बैठक तब सामने आई है जब केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो अल्पसंख्यक मामलों सहित मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद भारत आने वाले 11 जहाज़ों ने होर्मुज जलदमरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है। इन सुरक्षित निकले जहाज़ों में भारतीय झंडे वाले 3 कच्चे तेल के टैंकर, प्रत्येक में 2,85,000 मीट्रिक टन से अधिक तेल, एक एलपीजी वाहक और खाद से लदे 6 भारी मालवाहक पोत शामिल हैं। वर्तमान में भारतीय झंडे वाले 10 अन्य जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि वे सभी जहाज भी जल्द ही होर्मुज को सुरक्षित पार कर लेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जबलपुर, मध्य प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत खानकाह अमीर मिल्लत और हनुमान तालक गार्डन समेत विभिन्न परिसरों में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक आरिफ ने इस अभियान को संस्कृति, संवेदना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक बताते हुए सभी से अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की। जिला अध्यक्ष चंद्र मोहन विश्वकर्मा और अन्य गणमान्य नागरिकों ने लगाए गए पौधों की सुरक्षा का संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता जताई। सीवान जिले के बढ़हरिया और सिसवन प्रखंड के चैनपुर में भरत तिवारी की मौत के विरोध में युवाओं, ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विशाल कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
प्रदर्शनकारियों ने कथित एनकाउंटर और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की। मार्च का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भरत तिवारी को गरीब और जरूरतमंदों की आवाज बताया तथा दोषियों को सजा मिलने और न्याय होने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। पूर्व रॉ अधिकारी लकी बिष्ट ने मंगलवार को बिलोटी गांव का दौरा कर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, उनका दुख साझा किया और घटना से जुड़े तथ्यों की पूरी जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में लकी बिष्ट ने अब तक सामने आए वीडियो और तथ्यों के आधार पर मामले को काफी गंभीर बताते हुए निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग उठाई। उन्होंने कानून के समक्ष सबकी समानता की बात कहते हुए अपील की कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उस पर भी सख्त विधिसम्मत कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए नामों को राशन सूची से भी हटाने के मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद राशन सूची से नाम हटाए जाने के कारण बड़ी संख्या में लाभार्थियों के बाहर होने का संकट खड़ा हो गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि राशन कार्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई का एक अलग आधार है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 4 जून को एक राज्यव्यापी सत्यापन अभियान का आदेश दिया था, जिसके तहत एसआईआर में अयोग्य या हटाए गए राशन कार्ड धारकों की पहचान कर 15 जून तक उनके नाम हटाए जाने थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत नए संशोधित नियम 2026 जारी किए हैं, जिसमें धार्मिक श्रेणी की गतिविधियों की विस्तृत सूची तय कर विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नए नियमों के तहत पूजा स्थलों के निर्माण, रखरखाव, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं और धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण को वैध माना गया है, जबकि किसी भी प्रकार की धर्मांतरण प्रोसिलिटाइजेशन गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। संशोधनों के अनुसार संगठनों को अगली किस्त पाने के लिए पहले मिले फंड का 75% खर्च करना अनिवार्य होगा और यदि किसी संस्था के प्रमुख पद पर कोई विदेशी नागरिक भारतीय मूल के अलावा है तो उसे विशेष सरकारी अनुमति के बिना FCRA पंजीकरण नहीं मिलेगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।